हम एक अमेरिकी क्रांति के बारे में बात करेंगे। उसका जो दूसरा सब थीम है स्लेवरी। तो जैसे हम बात करते हैं कि अमेरिकी क्रांति हुई 1776 में और 1789 में, यानी जब संविधान उसका लागू हुआ, तो एक बड़ी समस्या रहती है। बड़ी समस्या ये थी कि सबसे जो एक तरह से हम कहते हैं ना कि जो मानव अधिकारों की घोषणा होती है और फिर साथ साथ फिर स्वतंत्रता की घोषणा भी होती है, मगर वहाँ पे एक बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है। और वो बड़ी समस्या ये थी कि स्वतंत्रता का भी रंग हो जाता है। स्वतंत्रता भी यानी रंग देखकर मिलेगी, और वो रंग काले और गोरे का, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि भेदभाव का एक तरीका शुरू हो जाता है वहाँ पर। और भेदभाव के तरीके में सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये था कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब वाणिज्यवाद एक तरह से चरम सीमा पर था, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पूंजीवाद था वो शुरू हो रहा था, तो उस दौरान बहुत सारे दास अफ्रीकन जो देश थे या फिर अफ्रीकन जो कंट्रीज थे वहां से पकड़कर, खासकर जिनको निग्रो बोलते थे, उनको पकड़कर अमेरिका में बेचा जाता है। और वो जो दास बेचने की जो प्रक्रिया होती थी बड़ी ही, वो कहते हैं ना, कष्टदायी होती थी। क्योंकि इसमें समस्या ये आती थी सबसे ज्यादा, किसी एक परिवार को पकड़ा दास के रूप में अफ्रीका से, और उसकी जब एक तरह से बोली लगती थी या फिर उसको जो बेचा जाता था, तो उस दास के जितने भी परिवार के सदस्य होते थे अमूमन अलग अलग लोग उनको खरीदते थे। तो जब वो बिछड़ने का जो दुख होता था वो बड़ा ही मार्मिक, मतलब उसके कई चित्रण भी मिलते हैं, बड़ा ही दुखदायी एक तरह से कष्ट होता। मगर वो कहते हैं ना कि जो आदमी है, खासकर जो गोरे लोग थे, वो कहते हैं कि मतलब भाई एक तरह से जो व्यवस्था शुरू हुई वहां पर, वो लगता है कि मतलब एक तरह से आदमी को नहीं बल्कि एक तरह से जानवरों को बेचा जा रहा है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये जो सिर्फ बेचने तक सीमित नहीं थी, और उसके बाद फिर एक तरह से जीवन की, वो कहते हैं ना कि जीवन का जो दौर उस दास के साथ बीतता था, और उसको पता था कि जिंदगी में अब कभी भी वो अपने परिवार को दोबारा नहीं मिल पाएगा। और उसके बाद फिर बहुत सारे, अगर कोई दास भागने की कोशिश करता तो उसके ऊपर बहुत सारे जुल्म होते थे। तो 1789 में जब ये संविधान बना अमेरिका का, और फिर हम ये मानते हैं कि लगभग 1850 तक, खासकर जो उत्तरी राज्य थे संयुक्त राज्य अमेरिका के, वहां पर दासता समाप्त हो जाती है। और एक तरह से वो एडवोकेसी भी करते हैं कि किस प्रकार से जो दास व्यवस्था है वो दक्षिण के राज्यों से भी समाप्त हो जाए। संविधान बनने के बाद अमेरिका दो हिस्सों में मोटे तौर पर बढ़ जाता है। उत्तरी अमेरिका जो एक तरह से संघीय एकता बनाए रखना चाहते हैं और पूरे देश से दास प्रथा हटाना चाहते हैं, और वो अपने आप को एक तरह से यूनियन कहते हैं, इस पक्ष को एक तरह से यूनियन कहा जाता है। दूसरा जो व्यवस्था थी, यानी जो दक्षिणी राज्य थे जो कृषि प्रधान थे, और उत्तर के जो राज्य थे वो औद्योगिक प्रक्रिया फिर औद्योगिक व्यवस्थाओं से प्रधान थे। यानी वहां पर बड़े बड़े उद्योग लगाए गए थे। एक तरह से जो आरंभिक पूंजीवाद या फिर एक तरह से औद्योगिक क्रांति जो अमेरिका में आई थी, वो हमें उत्तरी अमेरिका के राज्यों तक सीमित दिखाई पड़ती है। तो वो उसका एडवांटेज था उनके पास एक तरह से। तो इसलिए वो लोग मतलब एक तरह से, क्योंकि दास प्रथा का वहां पर, पहली बात तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब जब हम इसकी बात करते हैं एक तरह से अमेरिकी क्रांति की, तो खासकर उसमें जो दक्षिण और उत्तर भारत दोनों राज्यों ने, सॉरी उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के दोनों राज्यों ने उसमें भाग लिया था। मगर जो ज्यादा वो कहते ना कि हमें एक तरह से आग्रह दिखाई पड़ता है वो उत्तरी अमेरिका के राज्यों पर दिखाई पड़ता है। और फिर धीरे धीरे जब हम इसकी एक तरह से व्याख्या करते हैं
और व्याख्या करने के साथ साथ फिर एक तरह से हम जो देखता है कि मतलब जो समस्याएं आ रही थी अमेरिका के सामने, उनके निवारण की जब बात आती है तो जो एक तरह से हम बात करते हैं फिर, तो जो मूल जो ढांचा था व्यवस्था का जो है, फिर उनकी अर्थव्यवस्था का, वो गड़बड़ हो रहा था कहीं ना कहीं दास प्रथा को हटाने से या रखने से। अगर रखने की बात आती है तो फिर जो स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी वो एक तरह से अव्यवहारिक हो जाती है, और हटाने की बात आती है तो दक्षिण के राज्य वहां पर उसको नहीं हटाना चाहते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से कपास की कृषि होती थी या फिर खेती प्रधान देश था, वो क्षेत्र था वो, और खेती के लिए सिर्फ दास ही नियुक्त किए जाते थे। ये चीज हमें दिखाई पड़ती है, और इसीलिए ये चाहते हैं कि बार बार अमेरिका से अलग होकर के एक परिसंघीय राज्य अमेरिका बनाया जाए, यानी कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो नया राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मगर एक जब हम संविधान की बात करते हैं ना, तो जिस तरह से हम भारत के संविधान की बात करते हैं, भारत भी यूनियन है और अमेरिका भी यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इंडिया भी स्टेट ऑफ यूनियन स्टेट है। मगर भारत के अंदर जो राज्य हैं वो समाप्त हो सकते हैं, यूनियन समाप्त नहीं होगी। यानी भारत के किसी भी राज्य को भारत के क्षेत्र से बाहर जाकर या फिर भारत के संविधान से बाहर जाकर अलग राष्ट्र बनने की कोई भी परमिशन नहीं है। मगर जबकि जो संविधान था अमेरिका का, वहां पर यह था कि भाई जो राज्य हैं वो नष्ट नहीं हो सकते हैं, बल्कि यूनियन नष्ट हो, यानी वो लोग अपने यूनियन से बाहर निकल सकते हैं। और भारत में जो इसलिए हम कहते हैं कि जो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ यानी भारत, और अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ यानी एक तरह से अमेरिका। तो ये जो एक मोटा मोटा सा अगर इसको हम समझें, तो ये जिस तरह से हम भारत के राज्यों को तोड़ करके, जैसे अभी जब भारत जब आज़ाद हुआ तो कितने छोटे लगभग 14 राज्य थे, फिर आज 29-30 के करीब हैं। तो ये अभी हाल ही में जब हमने छत्तीसगढ़ बनाया था कई साल पहले, झारखंड, उत्तराखंड, और यानी एक तरह से जब अभी जब जैसे जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है वो समाप्त किया गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, यानी भारत का जो संघ है वो अपने राज्यों की सीमाओं में फेरबदल कर सकता है, जबकि अमेरिका में ये चीज नहीं थी। इसलिए वहां के जो राज्य हैं वो मानते हैं कि भाई हम नष्ट नहीं हो सकते हैं राज्य, इसलिए वो लोग कोशिश करते हैं कि संघ से चले जाएं या दूर हो जाएं। तो ये जो मुख्य जो व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, तो वो एक तरह से वहां पर रहता है। और इसी के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसी वजह से जो दक्षिण के राज्य थे वो एकजुट होना चाहते हैं और एक नया संघ बनाना चाहते हैं, यानी नया राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और जो उत्तर के संघ हैं वो फिर जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए एक तरह से अमेरिका कमजोर पड़ जाएगा इसमें, और एक तरह से जो अमेरिका के वासी हैं सभी लोगों के लिए नुकसानदायक व्यवस्था होगी। तो फिर परिणाम स्वरूप एक गृह युद्ध होता है। उस गृह युद्ध में लगभग एक अनुमान लगाया गया है लगभग 6,20,000 के करीब या इससे ज्यादा से अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। तो एक बहुत बड़ी संख्या थी उस समय की। तो एक तरह से अगर हम कह सकते हैं कि भाई जो व्यवस्था वहां पर बनाई गई थी, उस व्यवस्था में जो सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं कि मतलब भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की या राज्य की कोई भी नीति मानने या न मानने का जो संघर्ष था एक तरह से, यानी दक्षिण के राज्य सोचते हैं नहीं मानेंगे, उत्तर के राज्य सोचते हैं कि मानने पड़े वो लोग। और एक तरह से जो शुरुआत अगर हम इस विरोध की देखते हैं, यानी जो दास प्रथा के बारे में जो एक तरह से जो हम व्यवस्था देखते हैं कि किस प्रकार से सबसे पहले जो एंड्रू जैक्सन के समय में दास प्रथा का विरोध किया गया था, और उत्तरी के राज्यों में प्रदर्शन यानी इसको समाप्त करने के लिए दक्षिण के राज्यों में से कायम करने का प्रयास, एक तरह से उस समय का जो हम कह सकते हैं कि गृह युद्ध का एक मुख्य कारण था।
दूसरी बात ये भी आती है कि भाई जो दक्षिण के राज्य थे वो चाहते हैं कि टेक्सास के ऊपर अधिकार कर लिया जाए और मेक्सिको के साथ युद्ध करना अनिवार्य है, जबकि उत्तर के राज्य मानते हैं कि ये चीजें अव्यवहारिक है। और फिर धीरे धीरे अगर हम देखते हैं तो दो दल बन जाते हैं और इन दो दलों में एक तरह से फिर ये होता है कि मतलब एक दूसरे की बातें थोपने की या फिर मानने की बातें हो जाती हैं और संघर्ष फिर तेज हो जाता है। और मेक्सिको के युद्ध यानी मेक्सिको से जब युद्ध होता है तो वहां से जो प्राप्त भूमि है वहां पर दास प्रथा रखना या नहीं रखना, ये भी प्रश्न बड़ा जटिल बन जाता है। दक्षिण के राज्य सोचते हैं कि भाई इसको रखा जाए, उत्तर के राज्य सोचते हैं कि खत्म किया जाए। और फिर एक तरह से जो उत्तर की जो विधानसभाएं थी, धारा सभाएं थी, वहां पर दास प्रथा के खिलाफ बहुत सारे एक तरह से विरोध प्रदर्शन भी होते हैं। और दक्षिण के जो दास प्रथा थी वहां पर उसके समर्थन में एक तरह से सार्वजनिक सभाएं होती हैं। इसकी शुरुआत वर्जीनिया से होती है। सबसे पहले वर्जीनिया में उत्तरी राज्यों द्वारा जो प्रस्ताव पास किए गए थे दास प्रथा को हटाने के या खत्म करने के, उनका विरोध किया जाता है और कहते हैं कि वहां की जनता के साथ, यानी उत्तर की जनता और दक्षिण की जनता, यानी दक्षिण जनता उन लोगों के साथ कड़ा लड़वा लेगी। और 1850 में समझौता होता है और इस समझौते में एक नई बात तो सामने आती है जिसके अंतर्गत हम कहते हैं कि भाई कैलिफोर्निया जो राज्य था वहां का, उसको स्वतंत्र राज्य के रूप में संयुक्त राज्य में सम्मिलित कर लिया जाता है और कोलंबिया में दास प्रथा हटा दी जाती है। टेक्सास को $1 करोड़ दिए गए और भागे हुए दासों को वापस करने एक नया कानून पास हुआ। टेक्सास ये मतलब एक तरह से जो दक्षिणी राज्य थे उनके नजदीक का क्षेत्र था, तो वो चाहते थे कि यहाँ पर एक तरह से कंट्रोल कर लिया जाए। मगर जब उत्तर की जो संघ की जो सरकार थी उसने $1 करोड़ दिए तो उसका पालन नहीं हुआ इस आदेश का। और उत्तर के राज्यों भागे हुए बदमाशों को उनके मालिकों को वापस नहीं लौटाते। यानी एक तरह से ये बड़ी विडंबना रहती है वहां पर। एक तरह से जो उत्तर के राज्य थे या फिर उत्तर के जो लोग थे, उत्तरी राज्यों के जो लोग थे या प्रशासन, ये एक तरह से वो कोशिश करता था दास प्रथा में अगर कोई समर्थन, यानी कोई दक्षिण के राज्यों से कोई दास भाग कर आए तो वो उसको एक तरह से बचाने की कोशिश करते थे, वापस नहीं लौटाते थे। और ये एक बड़ा एक तरह से वो कहते हैं ना कि टसल बन जाती है, एक बड़ा समस्या बन जाती है। और इस समस्या में जो सबसे बड़ा जो नुकसान देखने को मिलता है वो ये रहता है कि मतलब भाई जो हालांकि एक तरह से जो दास लोग थे उनके लिए तो अच्छा था कि उनको कहीं ना कहीं शरण मिल रही है, मगर जो समस्या जो देखने को आती है वो ये रहता है कि भाई कहीं ना कहीं आगे चलकर एक बड़ा विरोध देखने को हो सकता है इसका। विप एक तरह से हम इसमें देखते हैं कि जो राष्ट्रपति थे लॉर्ड लिटन 1860 में जब राष्ट्रपति चुने गए तो वो कहते हैं कि भाई यदि किसी घर में फूट है तो वह घर अधिक दिन तक नहीं चल सकता है और इस संयुक्त राज्य को आधे स्वतंत्र और आधे दासों में नहीं बांटा जा सकता। जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसमें की राष्ट्रपति की चुनाव की जैसे घोषणा होती है और लोगों को लगता है कि भाई लिंकन जीतने वाला है और दक्षिण के जो राज्य थे दक्षिण कैरोलिना में एक सम्मेलन बुलाया जाता है जिसमें संयुक्त राज्य से अलग होने की घोषणा करते को यानी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। और इस प्रकार फिर नवंबर 1860 से लेकर मार्च 1861 तक वाशिंगटन का जो केंद्रीय प्रशासन था वो कमजोर रहता है, यानी एक तरह गृह युद्ध की कंडीशन बन जाती। और 1861 के फरवरी मास में वाशिंगटन जो उस समय राजधानी थी वहां पर एक शांति सम्मेलन होता है और थोड़े समय के बाद यानी 12 अप्रैल 1861 को जो अनुसंघीय राज्यों की तोप यानी जो दक्षिण के राज्य थे उन्होंने अपनी तोपें चलानी शुरू कर दी और चार्ल्सटन बंदरगाह पर उन्होंने तोप चलाई और वहां की शांति भंग कर दी गई। और एक तरह से ये जो यहाँ पर फोर्ट सूम्टर
पर गोलाबारी करके एक तरह से गृह युद्ध की शुरुआत कर दी गई। मुख्य रूप से 3 मोर्चे थे उस समय पर, समुद्र, मिसिसिपी घाटी और पूर्वी समुद्र तट के राज्य। यहाँ पर हमें एक बात देखने को मिलती है कि जल सेना जो उस समय संयुक्त राज्य के हाथ में थी, हालांकि दुर्बल थी, मगर फिर भी उन लोगों ने घेराबंदी की, और घेराबंदी से जो बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि दक्षिण के राज्य जो एक तरह से कपास बेचते थे यूरोप के देशों को, वो कपास बेचनी बंद हो जाती है, यानी घेराबंदी के कारण उधर के जहाज अमेरिका नहीं आ सकते हैं। और इसी तरह से जो गोला बारूद या फिर हथियारों की जो सप्लाई एक तरह से अमेरिका से या फिर यूरोपीय देशों से होनी थी, वो सप्लाई दक्षिण के राज्यों को बंद हो जाती है। और उत्तर के जो राज्य थे जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था दक्षिण के राज्यों का, उनमें जो औद्योगिक एक तरह से जो गतिविधियां थी वो चलती रहती हैं, इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मगर जो दक्षिण के राज्य थे उनकी इस तरह की कोई सेना थी नहीं, तो उन लोगों ने एक तरह से डिपेंडेंट थे बाहर की सहायता के ऊपर। तो वो चीज एक तरह से हमें देखने को मिलती है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो दक्षिण अमेरिका के जो राज्य थे वो हालांकि कई लड़ाई में जीते हैं, मगर बाद में 1863 में युद्ध जब आरंभ हुआ तो हम कह सकते हैं कि भाई जब अच्छी तरह से युद्ध आरंभ हुआ तो उत्तर के लिए अच्छा नहीं था। मगर जुलाई 63 में एक तरह से युद्ध की बाधी पलट जाती है और 1864 में युद्ध एक तरह से समाप्त होता हुआ प्रतीत होता है। फिर 14 फरवरी एक तरह से फिर हम कहते हैं 17 फरवरी को जो दक्षिण के जो कैरोलिना की राजधानी कोलंबिया, यानी जो दक्षिण उसको खाली कर देते हैं वो लोग, चार्ल्सटन संयुक्त राज्य के हाथ में आ जाता है, जहां से एक तरह से युद्ध शुरू हुआ था, एक तरह से हम कह सकते हैं। और दक्षिण के राज्यों का निर्विवाद नेता रॉबर्ट ई ली वो आत्मसमर्पण कर देता है, और उसके आत्मसमर्पण करने से एक तरह से हम कह सकते हैं मतलब एक तरह से इस गृह युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और फिर 13 अप्रैल को वाशिंगटन में उत्सव मनाया जाता है। हालांकि जब गृह युद्ध समाप्त हुआ तो दक्षिण के राज्यों के साथ कोई कठोरता की नीति नहीं अपनाई गई, बल्कि जो कांग्रेस थे, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहां की संसद को कांग्रेस कहते हैं। जिस तरह भारत की संसद को हम एक तरह से लोकसभा या फिर राज्यसभा के बारे में इस तरह से करते हैं, यानी सदन के लोकसभा एक संसद कहते हैं, तो वहां की जो संसद है उसको हम कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं है बल्कि उनकी संसद का नाम है एक तरह से। तो संसद में संविधान में 13वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया, और जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि भाई दक्षिण के जो राज्य थे वहां से या फिर उत्तर भारत में तो पहले से ही वो उत्तरी अमेरिका के जो राज्य थे वहां तो पहले से ही समाप्त हो चुकी थी, मगर अब दक्षिण के राज्यों में भी दास प्रथा इन 1864 में समाप्त कर दी गई। अब अगर हम बात करें कि जिस तरह से दास प्रथा की बात की जाती है कि एक तरह से बहुत बार ऐसी घटनाएं घटी, यानी जो जब हम पहले बात कर रहे थे ना कि भाई क्योंकि जो दास प्रथा थी दक्षिण के राज्यों में वो शुरुआत से लेकर ही मतलब जो दक्षिणी अमेरिका के जो राज्य थे और एक तरह से उत्तरी अमेरिका के जो राज्य थे उनमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक तरह से मानवीयता के दर पर हमें बड़ा फर्क नजर आता है। तो दक्षिण अमेरिका के राज्यों से बहुत सारे दास भागकर उत्तरी अमेरिका में आ जाते हैं लगभग 1840 में। जैसे बहुत फिर एक तरह से जो हालांकि कई बार जो एक तरह से जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संसद थी या फिर कांग्रेस थी वो एक्ट भी पास करती, जैसे फ्यूजिटिव स्लेव लॉ था जिसमें भागे दासों को पकड़कर उन्हें वापस देना था उनको। हालांकि उत्तर के राज्यों ने अनेकों ने इसका विरोध भी किया था, इसलिए वो भगोड़े दासों को शरण भी देते थे। और फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब जो दक्षिण अमेरिका और अमेरिका एक तरह से दक्षिणी अमेरिका के जो राज्य थे उन्हें जब लगा कि 1860 में
जब रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अब्राहम लिंकन की विजय हुई और 1861 में उसने जब राष्ट्रपति पद पर एक तरह से शासन संभाला और उसने दास प्रथा का आलोचना करनी शुरू कर दी थी। और उसकी पार्टी तरह स्वतंत्र श्रम विचारधारा में विश्वास करती थी। और लिंकन की जीत के साथ ही जो दक्षिण के राज्य थे वो आशंकित हो गए थे कि अब हाँ दक्षिण, क्योंकि लिंकन की जीत दक्षिण के राज्यों के आर्थिक हितों के लिए ठीक नहीं, और इसीलिए उन लोगों ने धीरे धीरे जैसे फरवरी 1862 तक मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलाबामा, जॉर्जिया, लुइसियाना और टेक्सास ने इन राज्यों ने अपने आप को संघ से अलग करके जेफरसन डेविस को अपना राष्ट्रपति भी नियुक्त कर दिया था। और इसी के साथ एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब भाई युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और इस अगर हम बात करें एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई जो एक तरह से अब्राहम लिंकन था उसने बड़ी महत्वपूर्ण एक तरह से भूमिका इस समय एक तरह से निभाई थी, और दास प्रथा को समाप्त करके एक तरह से कहते हैं कि आज अमेरिका अगर मानवीय जीवन पर खड़ा उतरता है तो वो उसके पीछे अब्राहम लिंकन की बहुत बड़ी भूमिका। एक तरह से अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर हम सभी दासों को मुक्त कर संघ को बचा सके तो हम ऐसा करेंगे। अगर हम दासों को मुक्त किए बिना संघ को बचा सके तो हम ऐसा करेंगे। अगर कुछ दासों को मुक्त कर कुछ को मुक्त नहीं करके संघ को बचा सके तो हम वह भी करेंगे। यानी एक तरह से संघ को बचाने का प्रयास कर रहा है। एक तरह से शुरुआत में एक तरह से कहते कि मतलब एक तरह से जो अमेरिका है और वो कहता है कि मतलब संघ एक अखंडनीय है, शाश्वत है, उसकी अखंडता को किसी प्रकार से नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि जब भी कोई राष्ट्रपति या फिर जो प्रधानमंत्री होता है वो शपथ लेता है तो संविधान की शपथ लेते हैं, और संविधान में कभी भी ये मेंशन नहीं हुआ कि मतलब हाँ देश के टुकड़े करने हैं, चाहे कोई भी देश है। तो वैसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और जब उसके एक तरह से प्रयास सफल नहीं होते हैं और दक्षिण के राज्य जब अपने संघ से अलग हो जाते हैं तब वो फिर संघ को बचाने के लिए इस तरह की जो विभाजनकारी शक्तियां उनको मिटाने के लिए और फिर एक तरह से मानवता के लिए एक तरह से वो घोषणा करता है। और फिर 1861 में लिंकन ने एक तरह से घोषणा की कि भारत एक तरह से अमेरिका से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है और उन्हें राष्ट्रीय सेनाओं में आमंत्रित होने के लिए, राष्ट्रीय जो सेनाएं थी उसमें सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करता है। और वो कहता है कि इसका उद्देश्य दक्षिण के राज्यों को नष्ट करना नहीं है बल्कि वर्ण संघ को बनाए रखना एक तरह से। और उसका मानना था कि दासों की स्वतंत्रता की घोषणा से दक्षिण के राज्यों में दासों को विद्रोह होगा और युद्ध में उन्हें दासों की सहायता नहीं मिल पाएगी। ये जो एक तरह से कूटनीतिक जो व्यवस्था थी उसके बारे में हमें कह सकते हैं। और यही वजह था कि एक तरह से दासों ने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया। और फिर हम जब दास प्रथा की समाप्ति के बाद की जो हम एक तरह से या फिर गृह युद्ध के बाद के परिणामों की बात करते हैं तो एक तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका अब पहले से ज़्यादा मजबूत देश के रूप में उभरता है और एक तरह से नाटकीय वो ले आए, एक तरह से परिवर्तन ले आए यहाँ पर। और लंबे समय से जो प्रांतीय और संघीय राज्यों के बीच में जो अधिकारों के लेकर विवाद चल रहा था वो एक तरह से समाप्त हो गया। और दक्षिण के जो राज्य थे उन्होंने आत्मसमर्पण करते हुए दोबारा से वो संघ में शामिल हो गए। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो संघ राज्यों का संघ था वो पहले की बात ही बना रहेगा और भविष्य में अब इस प्रकार की कभी भी अलगाववाद के अधिकार की बात नहीं वहां पर एक तरह से दिखाई दे। और इसी तरह से फिर जब हम कहते हैं कि हालांकि संविधान में लिखा हुआ था कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ के सिद्धांत की पुष्टि यहाँ पर हो जाती है। सामाजिक मूल्यों में बड़ा परिवर्तन आता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि दासता मुक्ति की से उन्हें भी स्वतंत्रता और गतिशीलता मिल गई जिसके सहारे अब वो बाजार में मजदूरी करके धन कमा सकते हैं। अब दासों की बिक्री, खरीद, क्रोध वो सब बंद हो जाती है।
मगर इसका एक नकारात्मक पहलू भी दिखाई पड़ता है। निग्रो लोगों के साथ मिलकर के एक तरह से श्वेतों के साथ संघर्ष और दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। अमेरिका में आज भी कई बार निग्रो और श्वेत लोगों के बीच में अनेक मतभेद हमें दिखाई पड़ते हैं। अभी पिछले साल की बात है जब एक व्यक्ति ने निग्रो को गोली मार दी थी, सिर्फ वो कहता है कि मुझे निग्रो पसंद नहीं है। तो एक तरह से जो अतिवादी सोच है वो कहीं ना कहीं अमेरिका में एक तरह से दिखाई पड़ती है। और इस गृह युद्ध के बाद हम कह सकते हैं कि भाई जो एक तरह से अमेरिका है वो एक तरह से एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र के रूप में दिखाई पड़ता है। गृह युद्ध के बाद जैसे कहते हैं कि जो चार्ल्स और मैनी बियर्ड है, उन्होंने कहा कि इस गृह युद्ध को अमेरिका की दूसरी क्रांति बताया गया। पहली क्रांति में उन्होंने एक तरह से जो कहते हैं ना कि ब्रिटेन का जो औपनिवेशिक तंत्र था उससे मुक्ति पाई। दूसरी क्रांति से यानी 1800 जो 61 से 64 के बीच में जो गृह युद्ध था, उस युद्ध से एक तरह से इन्होंने जो स्वयं के जो एक तरह से विकार थे या फिर दक्षिण राज्यों के एक तरह से जो वैचारिक मतभेद थे, उन मतभेदों को समाप्त करके एक तरह से इन्होंने एक तरह से महत्वपूर्ण जो परिस्थितियां जो स्थापित की हैं। यानी अब वो कहते हैं कि एक तरह से गृह युद्ध के बाद हम कह सकते हैं कि जो औद्योगिक पूंजीवाद था वो दक्षिण के राज्यों में फैला और पूंजीपतियों ने धन लगाकर सेना के लिए माल व आपूर्ति की ठेका वगैरह लेकर बहुत सारे लाभ भी कमाए। इस तरह से एक तरह से प्राकृतिक संपदाओं का एक तरह से, और ये जैसे दास प्रथा समाप्त हुई तो दास प्रथा से जो कृषि का जो महत्व था वो समाप्त हो गया। एक तरह से जो बागान मालिक थे उनकी स्थिति कमजोर हो गई और दक्षिण में उत्तरी पूंजी का निवेश और प्रसार हुआ। यानी उत्तरी राज्यों में जो एक तरह से क्षेत्र थे वहां से वो चीज जाती है और वहां भी औद्योगिकरण शुरू हो जाता है एक तरह से। फिर बहुत सारे बैंकिंग अधिनियम पारित होते हैं जिससे राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन बढ़ जाता है। और एक तरह से हम देखते हैं कि मतलब धीरे धीरे जिस तरह से आज अमेरिका है एक बड़ा मजबूत तंत्र के साथ खड़ा है, तो उसका कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजन यही था कि वो ये चीज हमें देखने को मिलती है। महिलाओं की जो भूमिका थी उसका विस्तार होता है, वो घर से निकल करके यानी खासकर पहले दास कृषि क्षेत्र में लगा जाता है, वो फैक्ट्री में जाने लगती है, महिलाओं की एजुकेशन को बढ़ावा मिलता है। और फिर यही कारण है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जो अमेरिका था वो कहते हैं कि पहली बार जिस तरह से वो कहते हैं ना कि जो बख्तरबंद गाड़ी युद्धपोतों का निर्माण एक तरह से अमेरिका द्वारा किया गया और बहुत सारी नई चीजें एक तरह से हमें देखने को मिलती है। वो जो सारी चीजें थी यानी 1861 से लेकर और फिर 1914 तक इन लगभग हम कह सकते हैं कि भाई लगभग 50 से 55 सालों का जो गैप था उसमें एक तरह से अमेरिका बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ता है। तो कुछ जो आर्थिक पहलू हैं इसके बारे में हम कल बात करेंगे। इसमें कोई इशू हो, आपको कोई बात ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बताओ भाई, अगर कोई इशू है, कोई बात है जो समझ में नहीं आई आपको, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ये मंजिद है अभी? यस सर। भाई समझ में आया कि नहीं आया? भाई कभी ये बता दिया कि समझ में आता आ है? गया सर। आ गया। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं।